नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह बेस्ट आज आपको इंडियन पॉलिटी का एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो प्रीवियस यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। और इसी क्वेश्चन के थ्रू हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे और अपना एक टॉपिक खत्म कर लेंगे। हमारा मकसद ये है कि हम एक टॉपिक वन शॉट में खत्म करें। तो क्वेश्चन ये है, दल बदल विरोधी कानून, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून संविधान के कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? मतलब जो ये दल बदल कानून है ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ये क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। ठीक, 51वें संविधान संशोधन, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 53 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 54 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये पूछ रहा है कौन से संविधान संशोधन में ये हुआ दल बदल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी। मगर हम जानेंगे इसका बैकग्राउंड कि दल बदल क्यों आया, दल बदल की क्या वजह थी। ठीक है, इन चीजों के बारे में जानेंगे क्यों आया दल बदल कानून और ऐसी क्या इसकी जरूरत पड़ी पास्ट में कि हमें ऐसा कानून लाना पड़ा और 10वीं अनुसूची में जोड़ना पड़ा। हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, उन्हीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया दल बदल कानून 1985 में। और 52 क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो जब ये जोड़ा गया तो आपको पता ही है 1985 में और 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, अब साथ ही जब जोड़ा गया तो कहां जोड़ा गया? संविधान की 10वीं अनुसूची में से रखा गया। हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, उन्हीं 12 अनुसूचियां, ठीक है ना, तो 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया दल बदल कानून। अब दल बदल कानून में क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में भी जानेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है ना, मैं आपके सामने वही क्वेश्चन रख रहा हूँ जो प्रीवियस यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। उनको एक क्वेश्चन को करने का मकसद हमारा ये है कि हम उसका पूरा बैकग्राउंड समझ लें। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पहले हम ये जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है, दल बदल कानून कैसे आया और क्यों आया। ठीक, तो बात है हरियाणा की। ये हरियाणा पहले था ईस्ट पंजाब। 1966 के आसपास हरियाणा से एक राज्य बनता है पंजाब, नहीं सॉरी हरियाणा, सॉरी 1966 के आसपास पंजाब से एक राज्य बनता है हरियाणा। ठीक है, जिसको हम ईस्ट पंजाब बोलते थे, वर्तमान में वो हरियाणा है। और यहां पे पहली बार चुनाव होते हैं और चुनाव जब यहां पे होते हैं पहली बार तो कांग्रेस सरकार बनाती है अपनी। और जब कांग्रेस सरकार बनाती है तो होता क्या है कि वहां के एक विधायक जो कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस के पार्टी से थे, कांग्रेस को समर्थन करते थे हमेशा, ठीक है ना, मगर कांग्रेस ने इस बार उन्हें क्या नहीं दिया? टिकट नहीं दिया। जब कांग्रेस ने उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय खड़े हो गए। और निर्दलीय खड़े हो गए, जब चुनाव के आंकड़े आए तो वो चुनाव जीत भी गए। उनका नाम था, अगर मैं आपको उनका फोटो दिखाऊं तो उनका नाम था गयाराम। क्या नाम था उनका? गयाराम। ये उनका फोटो है। अब हुआ क्यों? क्योंकि हम समझ क्या रहे हैं, हम समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि दल बदल विरोधी कानून क्यों आया। ठीक है, 70 के दशक के आसपास एक ऐसी राजनीति प्रसिद्ध थी कि कोई भी एमएलए या कोई भी एमपी किसी भी पार्टी को छोड़ के कहीं भी चला जाता था, इसके लिए कोई कानून भी नहीं था। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि पैसे देके एमपी या एमएलए को खरीद लिया जाता था। ठीक, उन्हीं में से एक थे गयाराम। गयाराम ने क्या किया, जब कांग्रेस से इन्हें टिकट नहीं मिली थी और जीत गए थे तो इन्होंने क्या किया, 15 दिन में 4 बार पार्टी चेंज करी। कभी कांग्रेस में, कभी जनता दल पार्टी में, जनसंघ में, जो आज बीजेपी है। ठीक है, तो 15 दिन में 4 बार शिफ्ट किया इन्होंने। जब 15 दिन में 4 बार ही शिफ्ट सरकार बदली इनने, तभी से एक कोटेशन भारतीय राजनीति में एक जुमला बन गया और वो जुमला था आए राम और गए राम। और ये जुमला इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज भी अगर कोई ऐसा काम करता है, पार्टी शिफ्टिंग करता है, तो ये जुमला आज भी राजनीति में बोला जाता है। ये जुमला अभी हाल ही में हाईलाइट हुआ जब महाराष्ट्र में क्राइसिस हुई, महाराष्ट्र की राजनीति में हेर फेर हुआ, शिवसेना सरकार, शिवसेना की वहां सरकार थी, हम सब जानते हैं। तो आए राम गए राम इन्हीं ने प्रसिद्ध किया। इन्होंने 15 दिन में 4 बार पार्टी चेंज करी। तो उस टाइम की राजनीति में ये
कोटेशन, ये जुमला फेमस हुआ भारतीय राजनीति में कि आए राम और गए राम। ठीक, इसी के बाद सरकार ने सोचा, राजीव गांधी की शायद सरकार थी, कि कानून तो लाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं अकेले कर रहे थे, ऐसा बहुत लोग कर रहे थे। 70 के दशक में बहुत चर्चा में रहा था ये चीजें, ठीक है ना, पार्टी छोड़ना और जाना। इसी के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया और हम जानेंगे कि इसके मुख्य प्रावधान क्या थे। दल बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान क्या थे। अगर मैं बात करूं तो दल बदल जो विरोधी कानून है, इसके मुख्य प्रावधान में पहला प्रावधान में अगर मैं बात करूं तो कोई भी एमपी या एमएलए जीतने के बाद पार्टी को छोड़ता है अपनी, तो उस पर दल बदल चलेगा। दल बदल चलेगा मतलब इस कानून के द्वारा उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। किसी एमपी और एमएलए की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसकी मेंबरशिप, मतलब जिस सदन का वो सदस्य है, जब उसकी मेंबरशिप खत्म कर देंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। ये इसलिए किया गया कि क्या हो क्या ना हो, एक एमएलए को या एक एमपी को खरीदा बेचा ना जाए, इसलिए सिस्टम लाया गया। मान लीजिए मैं बीजेपी में हूं और कांग्रेस मुझे पैसे दे, या कांग्रेस में हूं बीजेपी मुझे पैसे दे, तो मैं दूसरी पार्टी में अगर चले जाऊंगा जीतने के बाद, मैं जीता बीजेपी से और चले गया कांग्रेस में जीतने के बाद, तो मेरी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी इस कानून के द्वारा। इसी को बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून, जो आज 10वीं अनुसूची में है और 1985 में जोड़ा गया था। पेपर में यही क्वेश्चन आता है, कब जोड़ा गया था? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में 10वीं अनुसूची मतलब 10वीं शेड्यूल में ये जोड़ा गया। दल बदल का पहला ही प्रावधान यह है कि अगर कोई एमपी एमएलए अपनी पार्टी जीतने के बाद छोड़ता है तो दल बदल विरोधी कानून के द्वारा उसकी मेंबरशिप क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा प्रावधान इसमें यह भी लिखा हुआ है, कोई भी निर्दलीय एमपी या एमएलए, ये ऐसा एमपी या एमएलए होता है, ऐसा एमपी एमएलए होता है जो किसी पार्टी से नहीं होता, ये खुद अकेला खड़ा होता है अपने चुनाव चिन्ह पे, उसको हम बोलते हैं निर्दलीय। अगर कोई निर्दलीय है जीतने के बाद वो भाजपा में चले जाए तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। भाजपा में जाने का मतलब यह किसी भी राजनीतिक पार्टी में, भाजपा, कांग्रेस, सपा, कहीं भी चले आए, सिर्फ कोई भी निर्दलीय सदस्य समझौता कर सकता है, गठबंधन कर सकता है, पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। आजकल आप जो एग्जाम्पल देखते हो कि ये पार्टी में चले गए, समर्थन कर दिया, वो है समर्थन, गठबंधन है। गठबंधन कर सकते हैं आप, पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो निर्दलीय के लिए क्या है इसमें प्रावधान? ये प्रावधान है कि जीतने के बाद आप पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकते कोई पार्टी। अगर ज्वाइन करनी है तो कर लो, मगर आपकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मेंबरशिप खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, हाँ किसी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हो, मान लो किसी को एक सीट की जरूरत है तो आप समर्थन दे दो। ठीक, फिर इसमें यह बोला गया अगर कोई एमपी एमएलए अपने पार्टी के विरुद्ध वोट करता है, पार्टी के विरुद्ध मतलब अपने पार्टी लाइन से अलग बोलता है, जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन हुआ भारत के अंदर, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, अब बीजेपी के इतने सारे एमपी हैं, 300 प्लस एमपी हैं बीजेपी के पास संसद लोकसभा के अंदर। अब 300 एमपी का आपने देखा होगा बयान एक पार्टी लाइन में होगा, कोई भी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है ना, पार्टी लाइन का मतलब यह है कि पार्टी की जो विचारधारा है या पार्टी जो बोल रही है आपको उसी लाइन में जाना पड़ेगा। या ये मान लो कभी वोट देने की बारी आती है लोकसभा के अंदर कभी वोटिंग होती है और उस वोटिंग में पार्टी जिसे वोट कर रही है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, तो आप उसके अगर विपरीत चले जाएंगे तब भी आप पे क्या चल सकता है, दल बदल चल सकता है। कुल मिला के शॉर्ट फॉर्म में ये कि पार्टी जो कह रही है आपको वही वोट करना है और वही कहना है, बस ये है पार्टी लाइन। ठीक है, ये लाइन लिखी भी है, पार्टी पक्ष में ही क्या करना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा, पार्टी के विपरीत में वोट नहीं कर सकते। कई वोटिंग हो रही है, मान लीजिए किसी बिल को लेके, कानून को लेके वहां वोटिंग होती है, तो वोटिंग में पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते, आप पार्टी के पक्ष में ही वोट देंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे विचारधारा कृषि कानून आया था, अब मुझे लग रहा है मैं बीजेपी में हूं, मुझे लग रहा है कि ये नहीं आना चाहिए था, तो ये नहीं कि मैं अपने अकॉर्डिंग वोट ना कर, जब वोट करने की बारी आएगी लोकसभा या राज्यसभा में तो मैं अपनी मर्जी से वोट दूंगा।
पार्टी लाइन में चलना पड़ेगा, पार्टी के विपरीत में वोट नहीं दे सकता। अगर मैं पार्टी के विपरीत वोट दूंगा तो मेरी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। फिर आप सब जानते हैं कि एक मेंबर और होते हैं विधानसभा के अंदर या विधान परिषद के अंदर या लोकसभा राज्यसभा के अंदर, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। लोकसभा के अंदर तो अब नहीं है, राज्यसभा के अंदर 12 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, जिसे बोलते हैं मनोनीत सदस्य। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर या मनोनीत सदस्य से हम बोलते हैं हिंदी में, ये जीतने के बाद 6 महीने के अंदर 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तब भी इनकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब कोई अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर वो होता है राज्यपाल या राष्ट्रपति क्या करता है, भेजता है। राज्यसभा में 12 भेजता है, वो सब आपको पता ही होगा। तो अगर ये लोग भी 6 महीने समाप्ति के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इनकी भी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसमें ये प्रावधान है किसमें, दल बदल विरोधी कानून में, जो 1985 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था, 1985 में आया था। ठीक है, आगे हम बात करें। अगर मैं आपसे आगे बात करूं, दल बदल विरोधी कानून के अपवाद क्या हैं। अपवाद हर चीज में अपवाद होते हैं। किस, कुल मिलाकर मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं, किस पे दल बदल कानून नहीं लागू होगा। अपवाद तो हर चीज का है, तो यहां भी एक अपवाद आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं अपवाद की बात करूं तो आप मानिए इसमें पहला अपवाद यह है, देखिए मान लीजिए लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, पता ही आपको, राज्यसभा में अध्यक्ष होता है, विधानसभा में अध्यक्ष होता है, विधान परिषद में अध्यक्ष होता है। अगर लोकसभा में अध्यक्ष है और बीजेपी मेजोरिटी पार्टी है, बहुमत पार्टी है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जनरली जीतने वाली पार्टी का ही बनता है जिसके पास बहुमत होता है। ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ऐसा होता है, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास एमपी ज्यादा है, एमपी ज्यादा, जब वोटिंग होगी तो वो जीतेंगे, ऐसा होता है। मान लीजिए मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी ने मुझे क्या बना दिया, लोकसभा का स्पीकर बना दिया, लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया। अब जब बीजेपी ने मुझे लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया तो मुझे सबसे पहले बीजेपी पार्टी से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं लोकसभा के अंदर जब चेयरमैन बन जाऊंगा तो अब मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, कि मेरा काम तो क्या है, एक अध्यक्ष के रूप में काम करूंगा मैं, मेरे लिए सब बराबर है जो लोकसभा के अंदर बैठे हैं। फिर सर जब मैंने बीजेपी छोड़ दी, अगर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा तो मेरे पे दल बदल चलेगा, नहीं नहीं, मैं अध्यक्ष बन गया और अध्यक्ष के बाद मैंने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो मेरे पे दल बदल नहीं चलेगा। ठीक है ना, एक तो इन पे नहीं चलता ये। ठीक, इस कानून में एक विशेष परिस्थितियां भी दी गई हैं कि दल बदल और कब नहीं लगेगा। एक तो सदन के अध्यक्ष में लगता कभी भी, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, राज्यसभा का हो। एक इसमें अपवाद और है, एक अपवाद इसमें ये और है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर एक साथ पार्टी को छोड़ देते हैं तो दल बदल नहीं चलता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जब पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ तो वहां कुछ डेवलपमेंट हुई, कुछ देखने को मिला। वहां क्या देखा आपको, वहां आपको ये देखा कि 2 लोग थे, शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष, ये सुप्रीम मान लो लीडर जो है बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे के राइट हैंड थे ये एकनाथ शिंदे। ठीक, अब इन दोनों में कुछ विचार मतभेद पैदा हुए, और जब विचार मतभेद पैदा हुए तो पार्टी टूटी, और जब पार्टी टूटी तो अपने साथ जितने भी शिवसेना के कुल मेंबर थे, शिवसेना में जो भी टोटल मेंबर थे 52 या 53 थे, उनमें से आई थिंक 39 ये अपने साथ ले गए। मुझे आंकड़ा सही से याद नहीं है, मगर जो भी उस टाइम पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 से ज्यादा अपने साथ ले गए। तो अब इन पे दल बदल नहीं चलेगा, क्योंकि दल बदल कानून में ये प्रावधान दे रखा अपवाद में कि ऐसे पार्टी पे या ऐसे लोगों पर दल बदल नहीं चलेगा जो किसी पार्टी के 2/3 मेंबर अगर पार्टी से अलग हो जाएं। ठीक है, इन पे दल बदल नहीं चलेगा। और हुआ भी यही, पहले ये अपने जो एमपी इनका समर्थन कर रहे थे उन्हें ले गए गुजरात, वहां होटल के अंदर रखा कुछ दिन तक,
फिर गुजरात से ले गए, असम ले गए, वहां रखा कुछ दिन तक, ठीक है ना, सबको मनाया, और फिर समर्थन दे दिया किसको, बीजेपी को। और समर्थन देने के बाद वहां नई सरकार बनी, बीजेपी दोबारा बहुमत में आ गई, वहां पे बहुमत मतलब सरकार अपनी बना ली गठबंधन में। तो एक नाथ शिंदे किसके साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए। तो शिवसेना का शेर दो भागों में टूट गया, 3 लोग ये रह गए, और शिवसेना कांग्रेस के साथ, बहुत सॉरी बीजेपी के साथ क्या बना ली गई, सरकार बना ली। तो आपको यहां से ये याद रखना है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर पार्टी छोड़ते हैं तो उस पार्टी पे दल बदल नहीं चलेगा। ये दल बदल कानून का प्रावधान है अपवाद में जो आता है, ठीक। और एक सदन के अध्यक्ष पे, अब सदन का अध्यक्ष कोई भी हो, लोकसभा राज्यसभा जो भी हो, ठीक है। अगर मैं आपसे और बात करूं, बार बार हम ये कह रहे हैं कि दल बदल चलेगा, मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। अरे कौन करेगा मेंबरशिप खत्म, किसको अधिकार दिया गया है इस कानून के द्वारा। तो देखिए, इस कानून के द्वारा अगर किसी को अधिकार दिया गया है तो ये दिया गया है सदन के अध्यक्ष को। मतलब अगर लोकसभा का एमपी ऐसा काम कर रहा है, दल बदल वाले काम कर रहा है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। राज्यसभा का कोई मेंबर कर रहा है तो राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा। विधानसभा का तो विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष करेगा। कुल मिलाकर सदन के अध्यक्ष के पास ही पावर है दल बदल में मेंबरशिप खत्म करने की, उसकी सदस्यता खत्म करने की। और एक बात और, अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास है, सदन के अध्यक्ष के पास है। और सदन के अध्यक्ष का फैसला अंतिम होगा, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोला। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सदन के अध्यक्ष का ही फैसला अंतिम होगा, उसको चैलेंज करना आसान नहीं है। चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मगर इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। कौन से केस में बोला, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि दल बदल विरोधी कानून में सदन के अध्यक्ष का अंतिम फैसला होगा, वही मान्य होगा। ये केस था कि हो तो फॉलो हम बनाम जी चलू केस, ठीक है ना, जा चलू केस, ठीक। इस केस में पहली बार यह बताया गया कि सदन की अध्यक्ष की अंतिम निर्णय माना जाएगा। प्यारे दोस्तों, पेपर में यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस केस का संबंध किससे है। तो इस केस का संबंध है दल बदल से, या अध्यक्ष के पास अंतिम पावर निर्णय लेने की। तो हमारा जो मकसद था दल बदल विरोधी कानून को समझना, हमने वो समझ लिया पूरा प्रॉपर। प्रीवियस यूपी पुलिस के अंदर, यूपीएसआई के अंदर जो भी क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चनों को मैं आपको शॉर्ट वीडियो में जरूर कराऊंगा। इससे क्या होगा, आपका वो टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा, और टॉपिक जब तैयार हो जाएगा तो दोबारा क्वेश्चन कैसे भी घूम के आए आप कर लोगे। तो हमारा यही मकसद है। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं।